सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कक्षा द्वादश की हिंदी की जो पुस्तक है आरोह बाग 2 जिसको कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 14 और जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इससे पहले हमने सभी पाठ पढ़ लिए हैं और सारी बुक जो है आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब वीडियोस को देखो। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए और इनको सुनिए। सुनने से आपका थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको डिटेल में भी पढ़िए, है ना। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु जी कौन है। ठीक है, 14वां पाठ है ये और हम आज इनकी लिखी हुई एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। उससे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी को जान लेते हैं। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु जी? एक महान लेखक हैं। जन्म हुआ इनका 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया, अब अररिया में है, बिहार में है ये। बिहार से भी कवि हैं जिसमें एक फणीश्वर नाथ रेणु जी भी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी जैसे मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, उपन्यास है, ठुमरी, आगिनखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह है, ऋण जल धन जल, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति तथा रिपोर्ताज तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। निधन इनका 11 अप्रैल सन 1977 में हो चुका है। पटना में इनका निधन हुआ था। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार, सुन लीजिए शब्द, आंचलिक उपन्यासकार, ठीक है, के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। बहुत चर्चित है, ठीक है, बहुत ही चर्चित मैला आंचल, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफा शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। ये कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवार का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज़ और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निर्दयता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवन ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख व महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र अब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है।
वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही ये पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक इस पाठ का नाम है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कहानी है। जाड़े का दिन है, यानी कि सर्दियों का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति भी शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, कू कू कू, इस तरह से सियार बोलते हैं, और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राग के गुरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी विषमताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी विषमता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, जानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा चटाक चटदा, यानी उठाकर पटकते उठाकर पटकते। यही आवाज मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ये है लुट्टन सिंह पहलवान, ठीक है, देख रहे हैं, देख लीजिए, बहुत अट्टे कट्टे। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन की माता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते हुए गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और डोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा मरा मरा। पर वाह रे बहादुर! लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोशत नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं,
दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गलियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चढ़दा गिड़दा बड़ी आवाज़ में एक डोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पठे। लुठन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चटगिड़दा, मत डरना। लुठन की गर्दन पर कहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, ढाक दिना तिरकट दिना, ढाक दिना तिरकट किना। लुठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुठन दाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकलाया। इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, उठा पटक दे। लुठन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना दिख धिना, अर्थात चित करो। लुठन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों घाने चित हो रहा। धा गिड़ बा बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलता अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ राजा श्याम नंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन को ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब की कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुँच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छतरी का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान को कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुनाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्ठन ने उसको भी पटकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार को दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर भाग दहाड़ता, हाँ हूँ। सुनने वाले कहते राजा का भाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान बोलता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेनू में घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बनाया, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी कहकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, अब ढेर शेर।
और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को दुरुस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते अपने चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस आता। बाल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंस साबित करता है। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी तो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में उनसे अनायास निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब की एक राय पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नहीं, मैंने साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सुना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव हाहाकार था। हृदय विदारक रुदन के बावजूद लोगों के चेहरों पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते कूकते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, अब तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपने अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ये संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ा आती थी। उसी ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो, बाला ताल बजाओ, चटाक चटधा चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान।
बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था। मारो बहादुर। पादाकाल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंद पड़े। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिशु ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पूछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। सुंदर कहानी है, जो इसका अंत जो है वो रुला देने वाला है। वाकई में बहुत सुंदर कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, और ऐसा कोई बिहार का लेखक ही इस तरह की कहानी को लिख सकता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी। कैसी लगी आप सबको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और भी सारे जितने पाठ हैं उनको सुनिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। सुनना बहुत ज़रूरी है। काम करते जैसे तैसे आप इसको सुन सकते हैं, अवश्य सुनिए। धन्यवाद।